हेलो नमस्कार दोस्तों, मनीष वर्मा सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। बात करने वाला मिडिएवल हिस्ट्री का जो हमारा पार्ट चल रहा था, ये सीरीज के अंदर फर्स्ट पार्ट पहले आ चुकी है इस चैप्टर की। आज के इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। कहाँ तक मैं आपको छोड़ के गया था, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, इंडिया बिटवीन एडी यानी कि 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक, 750 से लेकर 1200 ईस्वी तक का जो टाइम है एडी तक, ये हम कवर कर रहे थे भारत का मध्यकालीन इतिहास। क्योंकि टोटल शुरुआत का टाइम पीरियड है मध्यकालीन स्टार्ट, यानी कि कह सकते हैं अर्ली है। अर्ली मतलब शुरुआत का मिडिएवल टाइम जो हमारा है, उस टाइम से हम शुरुआत करा हमने मिडिएवल पीरियड को। तो अर्ली मिडिएवल हिस्ट्री हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने क्या क्या कर लिया, चलिए दोस्त पहले आपको मैं इसके बारे में समझा देता हूँ। देखो, लास्ट क्लास में हमने ये देखा था किस तरीके से जो मिडिल एज है यानी कि जो मिडिएवल पीरियड है, इसको यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इसको डार्क फेज के, या इंडियन में भी दोस्त इसको डार्क फेज के नाम से जाना गया है। इसको इतिहासकारों ने, जितने हमारे हिस्टोरिकल स्पीकर है, उन्होंने सब डार्क फेज, अंधकार युग से इसको डिनोट किया है। क्योंकि इसमें क्या होता था ना कि कोई भी ऐसा आर्ट एंड आर्किटेक्चर में कोई बड़ा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ कोई। एंड सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले पार्ट्स के अंदर प्रतिहार जो पाल डायनेस्टी है, प्रतिहार डायनेस्टी एंड राजपूत डायनेस्टी, इन तीनों को बीच में आपस में वॉर होता रहता था। किस लिए वॉर होता रहता था? ओनली फॉर गंगेटिक रीजन के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। ये चाहते थे कि गंगा के आसपास के जितने भी जमीन क्षेत्र एरियाज है, उन सब के ऊपर हमारा राज हो जाए। तो इसलिए ये तीनों के आपस में क्या करते थे? वॉर करते रहते थे। और इन्हीं ही वॉर की वजह से त्रिपाठी वॉर कहलाता था, ये त्रिपक्षीय युद्ध कहलाता था ये। तो जिसमें दोस्तों प्रतिहार मालवा में, पाल बंगाल में, और राजपूत डेक्कन यानी पूरा जो साउथ का एरिया है इसमें था। तो ये सब दोस्त हम पहले ही समझ चुके हैं, मैं बस आपको थोड़ा रिकवर करवा रहा था। तो इस पार्ट को एक बार जरूर देख लेना, तभी आपको ये सेकंड पार्ट समझ में आएगा इस पार्ट की, यानी कि जो हमारा 8 चैप्टर है क्लास 12 का। अदरवाइज अगर आप मिडिएवल हिस्ट्री की अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज से देख रहे हो तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको जरूर देख लेना। लिंक नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक और फटाफट आपको रिवाइज कर रहा हूँ। ये सब दोस्तों पाल डायनेस्टी हो गया, जो कि बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, है ना। एंड जो पाल डायनेस्टी है, इसके एक बहुत फेमस रूलर हुए जिन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का निर्माण फॉर्मेशन करवाया था, है ना। ये सब दोस्तों हो गया। फाउंडर ऑफ द राजपूत जो एम्पायर है, दंती दुर्ग इसके फाउंडर थे। 735 से 756 तक इनका पूरा टाइम पीरियड चला है। कैपिटल ऑफ द राजपूत जो है इनका दोस्तों ऐसे मालखेड़ कहा जाता है। दोनों नाम एक ही है, मालखेड़ इनका कैपिटल हुआ करता था। ये सब हमने अपने लास्ट वीडियोस के अंदर देख लिया है। तो ये सब दोस्तों हमारा पार्ट लास्ट वीडियोस में खत्म हो चुका है। टू बी कंटिन्यूड पे मैं आपको छोड़ के चला गया था, यानी कि लास्ट जो हमने देखा था वो हमने ये देखा था कि चोल एम्पायर जो यानी कि चोल किंग है, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, जिसके अंदर राज प्रथम यानी राज फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन देखा हमने। जो भी रहा था ये हमने अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। तो अब टू भी नहीं कंटिन्यू करते हैं हम आज के इस वीडियो के अंदर, जो कि हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ स्टेट। आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले नेचर ऑफ स्टेट, यानी कि जो मिडिएवल हिस्ट्री है, इस समय भारतीय राज्यों की, इंडियन स्टेट्स की नेचर क्या हुआ करती थी। चलिए तो दोस्तों हम बात करते हैं नेचर ऑफ स्टेट। कर दे स्टार्ट। चलिए सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं नेचर ऑफ स्टेट की। तो इस समय इंडियन स्टेट का जो नेचर था वो था डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है, देखो सेंट्रलाइज मतलब होता है केंद्रीय, और डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है विकेंद्रीय। क्या होता है? विकेंद्रीय। बहुत सारे बच्चे जो हिंदी मीडियम वाले उनको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं दोनों ही लैंग्वेज बता के चलूंगा। विकेंद्रीय का मतलब होता है शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन, शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन, शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। लेकिन ये बंटवारा किस तरीके से होगा? सबसे ऊपर किंग होगा। जाहिर सी बात है कि बेशक कुछ भी हो, लेकिन सिस्टम तो राजतंत्र भाई, पॉलिटिकल हायरार्की है, पॉलिटिकल मोनार्की सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, इसलिए सबसे ऊपर राजा होता है। राजा के नीचे जो होगा वो होगा फ्यूडलिस्ट। जितने फ्यूडलिस्ट होते हैं, जिनको हम हिंदी में सामंत कहते हैं, बड़े बड़े जमीनों के मालिक अपने राज्य पे, अपने एरियाज पे ये खुद शासन करते हैं, खुद रूल करते हैं। ये रूलर होते थे, ये भी बड़े बड़े जमीनों के मालिक, सामंत कह लो या जागीरदार कह लो। क्या कह लो? जागीरदार कह लो। तो इस तरीके से चूंकि सामंत या जागीरदार ये राजाओं से हार मान लेते थे, और इस शर्त पे राजा इनको अपनी राज्य या स्टेट या जमीन वापस दे देता था कि वो राजा की आज्ञाओं को मानेगा,
राजा को अपने टैक्स में से राजा को पैसे देगा और समय समय पे मिलिट्री हेल्प देगा राजा को। तो इस तरीके से सामंत या जो जागीरदार यानी जो फ्यूडलिस्ट वगैरह होते थे, ये राजा यानी किंग के अंडर में ही काम करते थे, पैसे वाले होते थे, जमीनों को धन से हुआ करते थे। यहाँ पे दोस्त आपको समझाया गया है, सबसे ऊपर किंग हुआ करता था, फिर ये सारे हैं मिडिल क्लास एंड इधर ही दोस्त आपके जो भी आ जाते हैं फ्यूडलिस्ट वगैरह, सामंतवाद वगैरह। सबसे नीचे दोस्तों फार्मर्स यानी कि आम लोग होते हैं, इसी को बोला जाता है क्या है, जो हमारा जो फ्यूडल सिस्टम है, इसको भी आप अच्छे से समझ सकते हो। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो किंग, फ्यूडलिस्ट एंड फार्मर्स, इस सिस्टम को हम डिसेंट्रलाइज्ड की तरह डिनोट करते हैं। राजा होता है सबसे नीचे, बेचारे कौन, फार्मर्स होते हैं जिनका एक्सप्लोटेशन ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं ये फ्यूडलिस्ट के बारे में, हम थोड़ा फ्यूडलिज्म आपको समझ में आ जाएगा, सामंतवाद, ऐसे मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है। चलिए अभी मैंने को बताया ना कि जो फ्यूडलिस्ट होते हैं दोस्त, ये किंग से, जो राजा होता है ये उससे हार मान लेते थे और लॉर्डशिप में, उनके ही लीडरशिप में ये उनको ट्रिब्यूट है, उनके अंडर में ही काम करते थे और उनको यानी कि राजाओं को मिलिट्री असिस्टेंस देते थे। ठीक है, समय समय पड़ने पर या राजा को कभी जरूरत पड़े तो ये फाइनेंशियल हेल्प भी देते थे, एड देते थे, एंड मिलिट्री असिस्टेंस यानी कि मिलिट्री हेल्प अपनी सेनाओं को भेजते थे राजा के लिए, जब भी राजा को जरूरत पड़ जाए तो सामंत हेल्प देते थे। लेकिन कभी कभार ऐसा देखा गया इतिहास के अंदर भी, हिस्ट्री में खासकर ऐसे मिडिल में बताऊँ मैं आपको, मिडिल हिस्ट्री के अंदर जब भी राजा कमजोर हुआ है तो ये सामंतवाद जो कि राजा के अंडर में ही काम कर रहे हैं, ये ताकतवर बन चुके हैं, इन राजा के खिलाफ विद्रोह मूवमेंट्स करने स्टार्ट कर देते हैं और इस मूवमेंट्स की वजह से राजा की सत्ता खत्म कर देते हैं और खुद राजा बन जाते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है जब राजा कमजोर हो जाता है, राजा वीक पड़ जाता है। तो ठीक है, तो ये चलिए यहाँ पे दोस्तों ये समझ आ गया सभी को। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटी की। डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटी का मतलब क्या, यानी कि राज व्यवस्था कैसा था, वहाँ की राज व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था क्या थी ऐसी जो थोड़ी सी तो अलग हो भाई, है ना। राज व्यवस्था की बात करते हैं। लैंड ग्रांट्स यानी कि जो भूमि है वो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी और ये ब्राह्मणों को दान में भूमि जो दी जाती है, इसकी शुरुआत सातवाहन शासकों ने करी थी। सातवाहन जो राजा है साउथ के अंदर, डेक्कन का जो पूरा पार्ट होता था, सातवाहन शासकों ने इसकी शुरुआत करी थी। किसकी, भूमि दान जो ब्राह्मणों को दिया जाता था। इससे ब्राह्मणों के पास भूमि की संख्या, मात्रा बढ़ गई। ब्राह्मणों ने फार्मर्स को भूमि पट्टे पे, पट्टा मतलब किराया होता है, उस पर देके खेती करवाना शुरुआत कर दी। इससे एग्रीकल्चर में एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो गया। ये जो टाइम पीरियड दोस्तों है, ये फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी के आसपास की बात है, ये आफ्टर द गुप्ता पीरियड। ठीक है, और एक एक करके दोस्तों क्या हुआ, ये जो सिस्टम है ब्राह्मणों को भूमि दान यानी कि लैंड ग्रांट्स करने की, भूमि दान देने की, पूरे इंडिया में फैल गया। पहले साउथ में हुआ करता था, सातवाहन शासकों ने शुरुआत कर दी थी ब्राह्मणों को देने में, और दोस्तों ब्राह्मणों का दर्जा सोसाइटी में हमेशा से ऊपर रहा है, इसका फायदा भी ब्राह्मणों ने उठाया है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दोस्त चोल किंगडम। चोल किंगडम का मतलब यहाँ पे क्या है, यानी कि जो चोल शासक है जो कि साउथ में शासन हुआ करता था इनका, तो साउथ के अंदर चोलों के द्वारा शासन कैसे किया जाता था, दक्षिण भारत के अंदर जो पूरा डेक्कन का पार्ट पूरा कवर करते हैं, बहुत बड़े इलाके में इनका एक्सपेंशन हुआ पड़ा था ये साम्राज्य का। दोस्तों अगर मैं बात एडमिनिस्ट्रेशन की करूं तो एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा स्ट्रक्चर बिल्कुल यूनिक था इनका पूरे इंडिया में, जो कि विलेज लेवल तक फैला हुआ था, है ना। और ये सेल्फ इलेक्टेड लोकल बॉडीज हुआ करती थी जो अपना शासन खुद चलाते थे। कैसे, चलिए बात करते हैं। यहाँ पे शासन जो था वो 2 टाइप्स से था, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो असेंबली बनती है लोगों को रेगुलेट करने के लिए डिसिप्लिन के साथ, उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया था। सबसे पहला तो दोस्त उसको बोलते हैं सभा, तो दूसरा उसको बोलते हैं उरी। क्या बोलते हैं, उरी कह लो, या दोस्तों उरी अटैक वाला ना हो जाए इसलिए आप इसको उर कह लो। इतिहास में दोस्तों इसको उर नाम से जाना गया है, उर कह लो। ठीक है, जो सभा है इसमें असेंबली इन द विलेज, ये गांव में हुआ करती थी और ये गांव के अंदर ब्राह्मणों के द्वारा चलाया जाता था। सभा में ब्राह्मण लोग होते थे और एक कमेटी बन के ये विलेज के पूरे सिस्टम को रेगुलेट करते थे, इनके लीडरशिप में काम होता था। और दोस्त ये जो उर है, ये उर नॉन ब्राह्मिकल सेटलमेंट्स था, यानी कि उर जो कमेटी है, इस कमेटी के अंदर वो तमाम लोग शामिल होते थे जो ब्राह्मण कैटेगरी से नहीं थे, और सभा के अंदर वो लोग शामिल होते थे जो कि ब्राह्मण ब्राह्मण कैटेगरी थे। तो इस तरीके से दोस्तों एक असेंबली बनती थी और गांव के पूरे इस तरीके से अच्छे से क्या किया जाता था, रेगुलेट किया जाता है। इसलिए इसको एक यूनिक फीचर नाम से नाम दिया गया। और आगे चल के दोस्त इनका जो काम जो हुआ सभा का गांव में और इनका शहरों में, मेन जो काम हुआ इनका वो था टैक्स कलेक्शन का, टेम्पल मैनेजमेंट का। ये काफ़ी
उस समय टैक्स कलेक्शन वही कर रहा है जो टेंपल को मैनेजमेंट कर रहा है, जो टेंपल की देखभाल कर रहा है। ये सबसे बड़ी दोस्तों बात हुआ करती थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। तो ब्राह्मणों का दबदबा हमेशा देखा गया सोसाइटी के अंदर। अब बात आती है दोस्तों सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस की। क्या क्या चेंजेस है सामाजिक, सोशल मतलब होता है यहाँ पे हमारा सामाजिक, है ना, यानी कि समाज में क्या चेंजेस है, सोसाइटीज के अंदर में लोग जैसे हैं उन पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़े, एंड आर्थिक चेंजेस क्या क्या है। सामाजिक चेंज और आर्थिक चेंज, दो चेंज की हम बात कर रहे हैं। अगर हम पहले सोशल की ही बात करें सिंपल, ये तो सोशल में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया कास्ट में, है ना, यानी कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कास्ट, जातियों की संख्या में वृद्धि होनी स्टार्ट हो गई। मिडिल ईस्ट के अंदर अभी देखा जाए दोस्तों जातियों की संख्या में वृद्धि होनी स्टार्ट हो गई, इंक्रीज होना लग गया। और इस इंक्रीज के वजह से क्या हुआ, अगर हम बात करें तो एक्सपेंशन होना स्टार्ट हुआ। लेकिन इसका मेन रीजन क्या था, क्यों ये इंक्रीज हुआ। अगर दोस्त हम बात करें तो न्यूअर ग्रुप्स इनटू ब्राह्मिकल सोसाइटी, जो भी दोस्त ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मणों के अंदर नए नए ग्रुप्स का ज्वाइन होना। क्यों, क्योंकि इनको लैंड ग्रांट्स इंक्रीज हो गया। इससे ब्राह्मणों के अंदर कुछ नए नए लोग शामिल हो गए। कैसे, देखो मैंने आपको बताया कि ब्राह्मणों को रूप में ही भूमि दान दिया जाता था। तो ऐसे लोग जिनका उच्च स्थान यानी जो हायर लोग सोसाइटी में थे, उनको ग्रैंड लैंड्स यानी कि दोस्तों जो लैंड है उनको ग्रैंड्स के रूप में यानी कि दान के रूप में, दक्षिणा के रूप में दिया जाता था। इसका वो फायदा उठाते थे, समाज के जो हायर कैटेगरी के लोग उनमें शामिल हो जाते थे, हायर कैटेगरी का ब्राह्मण आता था। और इस तरीके से नियर ग्रुप के रूप में ये ब्राह्मणिकल सोसाइटी में शामिल हो गए। और अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें इस समय, अगर ये शामिल हो जाते हैं इससे, तो राइज ऑफ न्यू क्लास ऑफ पीपल। अब इससे एक नया क्लास पर एक नया क्लास का ही राइज हुआ। अब इस नई क्लास में जो था वो था राजपूत क्लास। अब यहाँ पे आ जाएंगे राजपूताना वर्ग, हैं चक्के छोड़ा देने वाले दो हैं, फाड़ के रख देते हैं। लेकिन यार मुगलों के सामने झुकने में पीछे नहीं हटे। कहते हैं ना दोस्तों कि एक ना कोई वजह होती है, हमेशा इतिहास में देखा गया है सब चीज़ की एक वजह होती है ना। तो राजपूत क्लास जैसे कि है चहमान मतलब होता है चौहान। कौन, चौहान, पृथ्वी सिंह चौहान, है ना, पृथ्वी सिंह चौहान नाम चलता भाई। देखो भाई, प्राण जाए लेकिन इज्जत ना जाए, है ना। परमार एंड दोस्तों परमार, ये सब डायनेस्टी चल रही है किसकी, राजपूत डायनेस्टी है ये। एंड प्रतिहार एंड चंदेल, ये सभी के जो कैटेगरी दिखा रहा हूँ ये सब राजपूत कैटेगरी, जो इस समय यानी कि सोसाइटी में क्या हुआ, सोशल चेंजेस में नए नए ग्रुप्स आए जो कि नए रूप में कौन आए, राजपूत आए। एंड दोस्तों आगे चल के हम बात करेंगे भी किस तरीके से जितने भी हिस्टोरियंस हैं हमारे, जो इतिहासकार हैं, उनका ये विश्वास है कि फॉरेनर्स इंडिया के अंदर आक्रमण के रूप में आए, अटैकर्स के रूप में आए, जिनको हम डिसेंडेंट्स भी कह सकते हैं, इन्वेंटर्स कह सकते हैं उनको, जो कि आक्रमण करने के लिए आए थे इंडिया के अंदर, जिनमें शक, कुषाण, शक हो गया, शक, कुषाण, है ना, और कौन है, सुंग वंश दोस्तों सिंपल है। कहा जाता है दोस्तों ये जो राजपूत हैं इनके जो वंशज हैं ये इन्हीं के मतलब की डायनेस्टी के थे, यानी कि ये शक, कुषाण और सुंग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। कौन है, चौहान, दोस्तों परमार, प्रतिहार, चंदेल, ऐसा कहा जाता है। कुछ इतिहासकार ऐसा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ हिस्टोरियंस बिलीव, है ना। चलिए दोस्तों, एंड अगर हम उत्तर और पश्चिम यानी कि दोस्तों नॉर्थ वेस्ट की हम बात करें तो उस समय ये आकर कहाँ पे, राजस्थान में सेटल्ड हो गए, थोड़े यहीं पे रहने स्टार्ट हो गए थे। और दोस्त इन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और दोस्त पूजा पाठ, दान, दक्षिणा ये सब करते ही थे स्टार्टिंग में तो यार। और उन्होंने क्या किया, इन राजपूतों ने गेव देम लैंड एंड अदर थिंग्स, उनको दान दक्षिणा दिए। तो दोस्तों इस तरीके से राजपूत वर्ग के रूप में जाने गए। राजपूत क्लास एक नया वर्ग, एक नया कैटेगरी निकल कर आया, जिन दोस्तों ब्राह्मणों को इन्वाइट किया पूजा पाठ के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, एंड अगर हम बात करें अब इकोनॉमिकली बात करें, हम फाइनेंशियली की बात करें, इकोनॉमिक का यहाँ पे क्या हुआ, तो दोस्त फर्स्ट फेसिस के अंदर हमने बात किया था कि 750 से लेके 1000 तक, जो कि डिक्लाइन का पीरियड है, इसके अंदर सिर्फ वॉर चल रहा है, युद्ध हो रहा है।
प्रतिहार, पाल और कुश राष्ट्रकूट जो डायनेस्टी आपस में वॉर करने में लगे पड़े, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हुआ पड़ा है। इस तरीके से पूरा साम्राज्य बिगड़ा हुआ है ना। कब किस जान की खतरा हो, पूरा ये टाइम पीरियड जो दोस्त है, इस टाइम पीरियड पूरा यही चल रहा था। इसलिए इस टाइम पीरियड को डिक्लाइन का टाइम पीरियड कहा जाता है। अब साइंस ऑफ कॉइन्स, कोई भी कॉइन्स नहीं, सोने चांदी के सिक्के नहीं थे, खत्म हो चुका था। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो गई थी इस वॉर के कारण से। इसलिए जब सेकंड फेज आया आफ्टर दी, यानी कि जो 1000 जो हमारे ईस्वी का जो 1000 AD का जो टाइम पीरियड था, इसके आगे के दोस्तों जो टाइम पीरियड है इसमें रिवाइवल हुआ। यानी कि देख तो पबजी में क्या होता है, एक बंदा मर जाता है, फटाफट रिवाइव करता है, जग जाता है। सेम उसी तरीके से अब रिवाइवल ऑफ ट्रेड एक्टिविटीज से उसी घटना से, क्यों? क्योंकि भाई अब वॉर खत्म हो गए तीनों के बीच में, तो थोड़ा सा रिवाइव मिला यहाँ पे किस चीज़ में, ट्रेड एक्टिविटीज में। ट्रेड एक्टिविटीज बढ़ गई। ऐसा क्यों? क्योंकि न्यू गोल्ड कॉइन्स मिलने स्टार्ट हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोस्त इंक्रीज इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में दोस्तों थोड़ा सा काम धाम इंक्रीज हुआ, इससे ट्रेड एक्टिविटीज बढ़ गया। ट्रेड एक्टिविटीज बढ़ने के भी काफ़ी रीजंस थे, इस पर भी बात करेंगे। चलिए पहले हम ये जानते हैं कि मेन रीजंस क्या था ये सभी चीज़ होने के। तो लैंड ग्रांट्स, ब्राह्मणों को दोस्तों जो ग्रांट्स यानी कि जो भूमि दान दी गई, उस भूमि दान के वजह से ब्राह्मणों के पास भूमि ज़्यादा हो गई। अब भूमि जब ज़्यादा हो गई उनके पास, जंगलों को काट के साफ साफ करके बिल्कुल अच्छे से बना के भूमि दान दी जाती थी। वो किसानों से बुला के खेती करवाते। एग्रीकल्चर में बहुत तेजी आ गई, बहुत एक्सपेंशन होना चल गया, इंक्रीजमेंट आ गया एग्रीकल्चर के अंदर। तो पहला रीजन तो दोस्तों ये था, है ना, ग्रांट्स के वजह से। एंड दूसरा रीजन है ट्रेड बढ़ने का, वो है इंटरनेशनल सी ट्रेड। समुंदरों के रास्ते से हमने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। और ट्रेड भी किससे करने लग गए हम? अरब ट्रेडर्स हैड इमर्ज्ड। किससे? जो अरब कंट्रीज से, अरब कंट्रीज से दोस्तों हमने ट्रेड करने स्टार्ट कर दिया। और इन्होंने क्या किया है, इन्हीं अरबों ने दोस्त 712 में सिंध पर कब्जा कर लिया। और यहीं से आगे यानी कि 712 से स्टार्ट होती है मेन मुस्लिम इतिहास, अरबों के इतिहास पे। यानी कि दोस्तों जो हमारा जो मेन जो मिडिएवल हिस्ट्री है 712 से ही स्टार्ट है। अभी तक तो इंट्रोडक्शन देख रहे थे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं लैंड ग्रांट्स में क्या हुआ। इंक्रीज इन एग्रीकल्चर, इसने दोस्तों एग्रीकल्चर में इंक्रीज कर दिया। एंड क्या हुआ? गुड्स फॉर एक्सचेंज, है आपस में लेन देन करने के लिए गुड्स आ गया। वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। बार्टर सिस्टम का नाम सुना होगा आपसे मैंने। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है? जब गुड्स से यानी कि एक गुड्स से दूसरे गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है, दूसरे गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है ना। तो इस समय यही चल रहा था। जब कॉइन्स भी जब आ गए तो थोड़ा सा ट्रेड और बढ़ गया। बात कर दोस्तों जब अरब यहाँ पे आए थे, अरब के कंट्री से जब यहाँ पे लोग आने स्टार्ट हुए, तो इस समय वो भारत के सिंध में तो सबसे पहले आए 712 में, तो पता है। लेकिन हुआ ये कि ये धीरे धीरे करके चाइना में भी फैल गए, उसको भी अपना कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर दिया, कुछ पार्ट वहाँ पे कब्जा कर लिया। ग्रोथ ऑफ इंडियन एक्सटर्नल ट्रेड, है ना। अरबों से दोस्तों हमने ट्रेड बढ़ा। देखो ट्रेड का ही नाम लेकर, चाहे वो अरब को हो या अंग्रेज हो, इंडिया की आकर ऐसी तैसी की है भाई। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कल्चरल डेवलपमेंट्स की। इमरजेंसी ऑफ जो मेन जो हम बात करेंगे यहाँ पे वो इमरजेंस ऑफ न्यू रीजनल कल्चर जोन्स। क्या हुआ दोस्त? नए नए कल्चर जोन्स होने स्टार्ट हो गए, उनका मतलब ओरिजिन होना स्टार्ट हो गया। जैसे बंगाल और उड़ीसा जो है इन द नॉर्थ गुजरात के अंदर, एंड महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश यानी कि आंध्रा में, एंड कर्नाटका में, एंड तमिलनाडु इन द साउथ के अंदर। इन सभी इलाकों में यानी कि जो जो स्टेट्स के ना एरिया के यानी रीजनल कल्चर का यहाँ पर राइज होना स्टार्ट हो गया। जैसे पैट्रोन्स ऑफ द न्यू रीजनल रूलर्स, पैट्रोन्स के शासनकाल में दोस्तों जो फेमस वर्क कंपोज किया गया इस समय वो था दोस्तों कम्बंद कहते हैं इसको, या कदम के नाम से भी जाना जाता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हिंदी में दोस्तों कदम के नाम से जाना जाता है। कदम के द्वारा तमिल वर्जन में एक रामायण का क्या किया गया, ट्रांसलेशन निकाला गया। इससे क्या हुआ कि अब इस समय जाके थोड़ा रीजनल कल्चर में जो टेक्स्ट है, जो लिटरेचर है, इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है यानी कि रीजनल लैंग्वेज के अंदर। इससे पहले कभी नहीं देखा गया था ये सब चीज़। तो जो कदम है यानी कि दोस्तों कंबन के द्वारा, हम इसको इंग्लिश में कह सकते हो कि कदम भी कहते हैं इसको, कदम भी कहते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, तमिल वर्जन में रामायण का ट्रांसलेशन किया, इसने पूरे तमिलों में इसका प्रचार किया, प्रीचमेंट किया। चलिए एंड दोस्तों कर्नाटका की बात करें दोस्तों, यहाँ पे पंपा देवी का नाम सुना होगा आपने, विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे हम। तो पंपा नाम से इसने एक मतलब दोस्तों कह सकते हो कि एक ग्रंथ लिखी, एक टेक्स्ट लिखी,
और ये किसके द्वारा कंपोज किया गया था? विक्रम अर्जुन के द्वारा। इसको विजय नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी पॉपुलर है पंपा भारत के नाम से। एंड अगर आंध्र रीजन की बात करें तो आंध्र दोस्तों बहुत बड़ा पार्ट हुआ करता था साउथ के अंदर, पूरा डेक्कन पूरा पार्ट शामिल हो जाता है। तो दोस्तों नन्निहा, क्या नाम था? नन्निहा, नन्निहा, ठीक है दोस्तों। तो नन्निहा के द्वारा, ये जो नन्निहा ट्रांसलेटेड सम क्या पोर्शंस ऑफ महाभारत, यानी कि आंध्र पीरियड के अंदर ये जो ननिया, जो इसमें मैंने आपको बंदा बताया इसमें, इसने दोस्तों महाभारत का कुछ पोर्शन पूरा नहीं, कुछ पोर्शन ट्रांसलेट किया तेलुगु लैंग्वेज के अंदर आंध्र रीजन के अंदर। लेकिन आगे चलकर इसका जो ट्रांसलेशन है इसको कंप्लीट किया किसने? है टिक्कना ने। किसने क्या? टिक्कना ने, टिक्कना, ठीक है। इसने कंप्लीट किया कब जाके? 13th सेंचुरी में, 13th सेंचुरी में। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना, जो मैंने आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेता है ये, MCQ में भी आ जाता है ये। तो आगे चल के क्या हुआ दोस्त, इसने संस्कृत में भी थोड़े काम किया है। एंड जो मेन जो संस्कृत के अंदर जो कलेक्शंस किया गया वो था दोस्तों क्या? कथा सरिता सागर, ठीक है। कथा सरिता सागर, कथा सरिता सागर जो कि संस्कृत में लिखा गया, ये कलेक्शंस ऑफ स्टोरीज है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम, ऐसे ही दोस्त और है राजत रंगनी। राजत रंगनी दोस्त एक ऐसी बुक है, एक ऐसी टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट है यार, ये हमें जम्मू एंड कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है। जम्मू एंड कश्मीर के इतिहास, हिस्ट्री के बारे में बताती है, जो कि कंपोज किया गया भाई कल्हण। किसके द्वारा? कल्हण के द्वारा। किसके द्वारा? कल्हण के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों गीता गोविंदा। गीता गोविंदा जो है दोस्त, ये जयदेव, किसके द्वारा? जयदेव के द्वारा लिखा गया है दोस्त, जो कि हमारे गीता देव जो गोविंदा है, ये काफ़ी मतलब फेमस हुई है ना दोस्त। तो गीता गोविंदा हम देख सकते हो, जो कि दोस्तों कृष्ण, विष्णु, तमाम हमारे जो भगवान उसको दोस्तों इसमें कंपोज किया गया, लिखा गया है, ठीक है। चलिए ये हमारा होगा कंप्लीट। एंड आगे चल के उसी टाइम पीरियड के अंदर साउथ में ही बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे टेम्पल बिल्डिंग का काम हुआ। किंग जो है इसके अंदर सबसे पहले जो देखो टेम्पल बिल्डिंग साउथ के अंदर एक बहुत मतलब कह सकते हो कि फेमस चीज़ माना जाता है। अगर आज आपके पास दौलत है, गाड़ी घोड़ा बंगला ये सब है, तो आप एक अमीर माने जाओगे, बहुत कुछ है भाई, दम है यार, नहीं अंबानी भाई ये है ना। लेकिन पहले साउथ में क्या था यार, टेम्पल बिल्डिंग जो भी किंग्स करवाते थे, ये सभी टेम्पल रिप्रेजेंटेटिव था पावर का, यानी कि जिसकी मंदिर जितनी बड़ी उसकी पावर उतनी बड़ी, उसकी शक्ति सबसे ज़्यादा। तो वेल्थी एंड पावरफुल ये दिखाता था कि वो बंदा इतना अमीर है, वो शासक पूरा राजा इतना अमीर है, पैसे वाला है, साथ ही वो शक्तिशाली भी है, ठीक है। एंड द 3 टाइप्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, यानी कि साउथ के अंदर 3 टाइप्स के जो टेम्पल के बनाने का तकनीक है, यंत्र है, आर्किटेक्चर वो यूज किया जाता था। वो 3 टाइप्स के कौन कौन से एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। पहला था है नागर, कौन सा था है दोस्तों, इसको नगारा भी कहते हैं, तो सिंपल अब नगारा भी कह लोगे तो दिक्कत नहीं है, नागर भी कहते हैं, चलो नगारा कहते हैं हम, ठीक है। नगारा हो गया है ना, द्रविड़ हो गया, द्रविड़, ठीक है। एंड क्या है, बेसरा, बेसरा। तो नगारा, द्रविड़ और बेसरा, तो ये 3 टाइप्स का जो है इसमें आपको, चलो हम पहले हम समझते हैं, थोड़ा डीपली समझाएंगे। देखो इसके मेन फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, किसके, नगारा स्टाइल के, ये देखते हैं हम। स्प्रेड नॉर्थर्न इंडिया, यानी कि ये नॉर्थर्न इंडिया यानी कि जो पूरा हमारा नॉर्थ उत्तर जो भाग है उसमें ये फैला हुआ था। एंड लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर, नगारा स्टाइल का काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है। ये दोस्तों आपको लिंगराज का टेम्पल दिख रहा है आप सभी को यहाँ पे, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, लिंगराज वाला दोस्तों ये रहा आपको, ठीक है। टेम्पल भुवनेश्वर में, यानी कि उड़ीसा के कैपिटल में। सन टेम्पल एट कोणार्क, ये दोस्तों सन टेम्पल है कोणार्क के अंदर। तो ये दोनों जो बनाए गए ये नगारा स्टाइल की में बनाए गए। नगारा स्टाइल इस तरीके से हो जाता है जैसे आप देख सकते हो, है ना, इस तरीके से नगारा स्टाइल बनाया जाता था, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है इमेज में, क्लियर है। एंड जो द्रविड़ स्टाइल है ऑफ आर्किटेक्चर, ये साउथ इंडिया में पाया जाता है, क्योंकि द्रविड़ मुनेड़ कड़गम वहाँ की है ना पार्टी दोस्तों, साउथ के अंदर है जयललिता, ठीक है। तो वहाँ पे द्रविड़ काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो द्रविड़ से ही जो है ये जो वर्ड दिखा आपको, द्रविड़
आर्किटेक्चर, ये साउथ इंडिया में काफ़ी फेमस हुआ, जहाँ पे इसकी जो हाईएस्ट जो हाइट्स है इसके वजह से काफ़ी मतलब फेमस माना जाता है। अंडर द रूल ऑफ द चोल किंग के अंदर द्रविड़ जो आर्किटेक्चर है ये काफ़ी फेमस हुआ। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबे होते थे अपने हाइट के अंदर इस तरीके से। चलिए क्लियर है। एंड दोस्त जो बनाया जाता था क्या द्रविड़ यानी कि जो बनाया जाता था उसके थोड़े फीचर बात करते हैं हम। इसमें गर्भगृह होता था, एक विमानस होता था, एक मंडप होता था और एक गोपुरम होता था। गर्भगृह जहाँ पे सीधे है ना, गर्भगृह क्या होता था, जहाँ पे दोस्तों मंदिर में मूर्ति जो है वो रखी जाती थी, गर्भगृह। ठीक है दोस्त। एंड जो विमानस होता है गर्भगृह के ठीक ऊपर टाइप में एक जो दीवार होती है उसको बोला जाता है ना, विमानस। मंडप साइड में दोस्तों जो दीवारें खड़ी है मंडप। एंड गोपुरम दोस्तों एक बड़े बड़े दरवाजे होते थे, एंट्रेंस का जो गेट होता है उसको गोपुरम कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो गर्भगृह हो गया, हाउस द चीफ डेटी यानी कि जहाँ पे जो बैठते हैं मुख्य जो देवता जो है ना। विमानस स्टोरेज बिल्ड अटॉप एंड कहाँ पे यानी कि गर्भगृह के टॉप पर ये बना होता था। एंड दोस्तों जो गोपुरम है ये लॉफ्टी गेट्स अलोंग दी हाई वॉल्स, बड़े बड़े दीवारों के रूप में दोस्तों ये बने हुआ करते थे। ठीक है, बृहदेश्वर जो टेम्पल है इसी का एग्जाम्पल है। इस तरीके से दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े, ये तो मैं वो इमेज में दिखा रहा हूँ, बड़े बड़े हुआ करते थे ये बहुत। एंड अब देखो ना जैसे कि जो वो है भोपाल में सांची का स्तूप, सेम ऐसे गुम्बद टाइप में होता था, डोम बने होते थे ऊपर से, डोम में वो बने होते थे। नीचे दोस्तों तोरण द्वार यानी कि बड़े बड़े एंट्रेंस गेट हुआ करते थे, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, दोनों है ना बना हुआ, सेम उस तरीके से होता अगर आपने इमेज देखी है तो। एंड ये दोस्तों जो आप बृहदेश्वर जो टेम्पल है ये राज राजा के द्वारा बनाया गया था, जिन्हें महाधिराज की उपाधि धारण करी थी, राज राजा के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, राज राजा के द्वारा बनाया गया था। कहाँ पे, तंजौर के अंदर। कंट्रीब्यूशन ऑफ चोल आर्टिस्ट इसके अंदर आपको दिख रहा है, यानी जो चोल किंग है उनका ही सारा आर्टिस्ट इसमें यूज किया गया है। एंड ब्रोंज इमेज ऑफ नटराज जो है ये सबसे बड़ी बात है, जो नटराज के दोस्त की इमेज दिखती है जिसके अंदर शिव जी का पूरा मतलब कि है ना, मतलब कि नाचते हुए दिखाया गया है नटराज के इसके अंदर। ये इंडिया में साउथ की ही देन है, सबसे पहले साउथ इंडिया में ही इसको बनाया गया नटराज की शिव जी की स्मूर्ति के रूप में है। राज राजा दोस्तों जो है इन्हीं की डायनेस्टी का एक फेमस राजा हुआ करता था, उसने ही इसको बनाया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों फेमस जितने टेम्पल्स है वो साउथ इंडिया में तो भाई है ही है। अब हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट विद साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संबंध। दक्षिण में और पूर्व यानी दक्षिण और पूर्व के साथ इंडिया के संबंध, भारत के संबंध कैसे हुआ करते थे। तो दोस्तों जो जातक कथा है, जो जातक मतलब पता है ना आपको, जिसमें दोस्तों बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं, बौद्ध धर्म के टीचिंग्स वगैरह ये सब कुछ है, साथ ही उस समय के इकोनॉमिक, सोशल और जो रिलेशंस वगैरह इन सब के बारे में बताया गया है। तो जातक बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट है ये बौद्ध धर्म का टेक्स्ट है, ध्यान रखना, जिसके अंदर बुद्धिज्म के रीबर्थ के बारे में बताया गया है, जातक यानी पूरे जन्म के बारे में बताया गया है। तो बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट है जातक, इसमें हमें बस पता चलता है कि बिलोंगिंग टू दिस पीरियड रेफर्स टू इंडियंस विजिटिंग। दोस्त इंडियंस है वो इस समय काफ़ी विजिटिंग करते थे, और ये विजिटिंग करके कहाँ जाते थे, है जावा सुमात्रा, है जावा सुमात्रा दोस्त, पता है ना आप सभी को, पवित्र माना जाता था इसको, काफ़ी विजयों की धरती कहा जाता था, पवित्र धरती कहा जाता था जावा। ठीक है, जो कि साउथ ईस्ट में है। एंड थाईलैंड, वियतनाम और इंडोनेशिया दोस्त, इन तीनों जगह पे इंडियंस जाके यहाँ पे बसते थे, जिसमें चोल किंग काफ़ी फेमस हुए यहाँ पे जाने वाले। 1st सेंचुरी BC की बात है ये, क्लियर है दोस्त। चलिए एंड आगे यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू चाइनीज ट्रेडिशन फर्स्ट किंगडम इन साउथ ईस्ट एशिया की हम दोस्तों बात करते हैं। जैसे साउथ ईस्ट एशिया में इस समय कौन है, जैसे कि साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, ये सब आ जाते हैं। तो इसी समय बहुत हमारे रिलेशन स्टार्टिंग से ही रहे हैं, इसलिए हमारे ट्रेडिशनल फ्रेंड्स हैं ये सभी कंट्रीज, तो है ना। तो फर्स्ट किंगडम साउथ ईस्ट एशिया जो है वो दोस्तों फुनान का है, कहाँ पे, कंबोडिया के अंदर। फुनान एक राजा था कंबोडिया में, जिसने अपना सबसे पहला किंगडम कंबोडिया में स्थापित इस्टेब्लिशमेंट किया। कब, 4th सेंचुरी AD में, है 4वीं शताब्दी में, है ना।
एंड दोस्तों इसके बाद क्या हुआ है, ब्राह्मण कनौदिनिया, इसके द्वारा किया गया दोस्तों। ये काफ़ी ब्राह्मणी था और उस समय उसने है जिससे शादी करी वो एक इंडियन थी, वहाँ की एक लोकल प्रिंसेस थी, उससे दोस्तों शादी कर ली और इंडिया और साउथ एशिया के बीच में कॉन्टैक्ट आपस में बन गया और 5th सेंचुरी तक कॉन्टैक्ट बनता चला गया। और संस्कृत लैंग्वेज में जो टेक्स्ट लिखे गए हैं उसमें हमें सोर्स मिलते हैं। आगे चल के दोस्त हुआ ये कि 800 से लेकर 1300 का बीच का ये जो टाइम पीरियड है, इंडियन काफ़ी सारे लोग साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज उसमें गए और इससे हमारे कॉन्टैक्ट और ज़्यादा बने। और इसमें क्या हुआ दोस्तों, व्यापार बढ़ा। क्या हुआ, व्यापार यानी कि ट्रेड एक्टिविटीज़ बढ़ने स्टार्ट। और इस समय दोस्त इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के जो भी कंट्रीज़ हैं उनमें काफ़ी हमारे ट्रेड एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो चुके थे। और साउथ ईस्ट एशिया दोस्तों जो कंट्री है ये किसके लिए फेमस है, कैडामम के लिए। कैडामम मतलब इलायची के लिए, सैंडलवुड के मतलब है सैंडलवुड चंदन की लकड़ी के लिए, कैम्फर मतलब कपूर के लिए, क्लोव्स मतलब अरे क्या होता है लौंग है, लौंग के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए फेमस था, इसलिए हम ये सब चीज़ इंडिया के अंदर साउथ ईस्ट एशिया कंट्री से ही तो आया करता था ये। तो सेटल्ड अलोंग द कोस्ट, कोस्ट के आसपास दोस्तों बना हुआ, तो शिफ्टेड देयर नेटवर्क टू द इंटीरियर, यानी कि हमारा जो नेटवर्क था वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से हमारे इंडिया के पूरे तमाम भागों तक फैला हुआ था, एक्सपेंड काफ़ी अच्छे तरीके से। और जो हमारे यहाँ पे जो ट्रेडर्स थे वो यहाँ पे आए भी थे, जो कि बुद्धिस्ट और ब्राह्मण्स हुआ करते थे, ठीक है। तभी दोस्तों यहाँ से कल्चर्स में भी एक्सचेंज होना स्टार्ट हुआ। एंड इंस्क्रिप्शंस इन मिक्स्ड संस्कृत एंड लोकल लैंग्वेज, यानी कि जो भी हमें मिलता है वहाँ पे इंस्क्रिप्शंस अभिलेख वो जो कि संस्कृत में भी है और उस समय की साउथ ईस्ट एशिया के लोकल लैंग्वेज में भी है ना। एंड ये आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ण सिस्टम है वो वहाँ पर भी था, जैसे कि साउथ में, साउथ जो है दोस्त यहाँ पर भी था, क्योंकि वहाँ पर भी ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मण काफ़ी रिस्पेक्टेड क्लासेस थी, यानी कि लोग ब्राह्मण को काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन ये इस तरीके से रिजिड यानी कि कठोर नहीं थे, काफ़ी मतलब कि शोषण वाली व्यवस्था दोस्तों नहीं थी जैसे कि इंडिया में थी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण बस कठोरी एक्सप्लोटेशन करेगा, ऐसा कुछ नहीं था, है ना। तो साउथ ईस्ट एशिया में ब्राह्मण थे बट ये रिजिड इतना ज़्यादा नहीं था यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। एंड साउथ ईस्ट एशिया की हम बात करें तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट एम्पायर है, 8th सेंचुरी AD की आसपास की बात है। यहाँ पे सैलेंडर एम्पायर चला करता था, जावा, सुमात्रा, मलाया, पेनिसुला, ठीक है, एंड अदर पार्ट्स में। पेनिसुला तो साउथ ईस्ट की जो पूरा पार्ट आ जाता है, कवर हो जाता है इसके अंदर। इस पूरे पार्ट में दोस्तों पूरा फैला हुआ था, जिसमें जो सैलेंडर एम्पायर है दोस्त उसके पास नवाल पावर यानी कि नौसेना की पावर हुआ करती थी। और जियोग्राफिकल पोजीशंस काफ़ी अच्छा था इसका, जो कि कंट्रोल करता था पूरा ट्रेड एक्टिविटीज़ को इंडिया और साउथ ईस्ट एशियन पूरे कंट्रीज थे। तो अगर हम सैलेंडर किंग की ही बात करते हैं तो ये फ्लोवर्स था बुद्धिज़्म का। और दोस्तों अगर हम देखोगे आप इस तरीके से तो कॉन्टैक्ट विद इंडियन रूलर्स के बीच में आया। और विल्टा क्या है, मोनेस्ट्री एट नालंदा। दोस्त मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज़ से कि मैं नालंदा से बिलोंग करता हूँ। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है नालंदा, नालंदा यूनिवर्सिटी। दोस्त मैं नालंदा कहीं रहने वाला हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है नाम सुनते यार। जहाँ पे सबसे पहले कह सकते हो कि सैलेंडर ने, जो कि साउथ ईस्ट एशिया का ही एक काफ़ी भयंकर किंग हुआ, इसने क्या नालंदा में एक मोनेस्ट्री बनाया। बिहार ये वाला बिहार में समझ लेना, तो बिहार है, बिहार के अंदर मठ बनाया, बौद्ध मठ बनाया। इसको बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, मोनेस्ट्री का मतलब होता है दोस्तों बौद्ध मठ। क्या होता है, बौद्ध मठ, जहाँ पे जो बुद्धिज़्म के फॉलोवर्स वहाँ पे बैठेंगे, उपासना करेंगे, है ना, ये होता है, ठीक है, मोनेस्ट्री। एंड 9th सेंचुरी के आसपास दोस्तों इन्होंने एक ब्यूटीफुल टेम्पल बनाया, सैलेंडर किंग ने ही, जो कि बुद्धिज़्म को क्या था, डेडिकेटेड था, बिल्कुल बुद्धिज़्म के लिए बनाया गया था। जो कहाँ पर था, हैं बराबुदर इन जावा, यानी कि दोस्तों जावा में एक जगह का नाम है बराबुदर, यहाँ पे बनाया गया था, जो कि पहाड़ी पे बनाया गया है। और जान के आपको खुशी होगी कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिज़्म का टेम्पल जावा के अंदर ही है, जो कि एक पहाड़ों पे बनाया गया है। ये दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे, बहुत बड़ा है ये, बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा दोस्तों इसको कहा जाता है, देख सकते हो यहाँ पे, क्लियर है। एंड जो पाल किंग है दोस्त, देवपाल, इसने एक बंगाल के अंदर लगभग 5 भूमि दान दिए थे, ज़मीनें, यानी कि जो
टेम्पल वगैरह इसको बनाने के लिए। तो ये काफ़ी बेहतर चीज़ है। अगर हम देखा जाए तो चोल किंग राज जो फर्स्ट राज जो प्रथम है, इसने एक बुद्धिज़्म की मोनेस्ट्री यानी कि क्या था है बौद्ध मठ बनाया था। मोनेस्ट्री जहाँ पे दोस्तों बौद्ध धर्म के लोग बैठ के अपना उपासना, जो फॉलोवर्स होते हैं वो बैठते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये चोल किंग के अंडर में बनाया गया, जिसमें पाल जो किंग है देवपाल, इसने लगभग 5 विलेज ग्रांट्स यानी दोस्तों दान में दिया था ये बनाने के लिए, है ना। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं वर्शिप ऑफ हिंदू गॉड्स के वर्शिप की बात करें तो पॉपुलर इन साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी पॉपुलर हुआ करते थे, जिसमें दोस्तों विष्णु और शिव जी की पूजा की जाती थी। विष्णु भगवान की और शिव जी की पूजा की जाती थी, ठीक है। ये बाकी दोस्तों साउथ के मंदिर तो भाई अपने आप में ये काफ़ी विशाल और बड़े बड़े हुआ करते थे। एंड आगे बात करें तो फेमस जो टेम्पल है डेडिकेटेड टू विष्णु जी एंड दोस्तों अंग्रोवत टेम्पल, जो कि सूर्यवर्मन के जो सेकंड इसके द्वारा बनाया गया था, कब 12th सेंचुरी के अंदर, सराउंडेड बाय अ मोट है जो कि आसपास मोट के आसपास बनाया गया। आप देख सकते हो काफ़ी मतलब कि विशाल है ये। इसके दोस्तों डिजाइनिंग इसके में जो पत्थर दिख रही है इसमें ही दिया गया है। उस समय के आर्किटेक्चर काफ़ी मतलब भयंकर बनाए मान सकते हो, है ना। जो कि दोस्तों इसके आसपास पूरे पानी भरी हुई है। इसके आसपास पूरी देखोगे आप नीचे की साइड में पूरा पानी, वाटर है ना, फिल्ड अप विद वाटर। एंड हुज क्या है गोपुरम मतलब होता है कि जो इसका एंट्रेंस गेट है, इसका एंट्रेंस गेट वो काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा इसका एंट्रेंस गेट है ना गोपुरम। एंड इसका जो वॉल्स हैं वो काफ़ी डेकोरेटेड है और स्कल्पचर्स हैं, यानी कि काफ़ी डेकोरेटेड है। इसकी जितनी भी वॉल्स जहाँ पे आपको दिख रही है, एंड इसके वॉल्स पे ही स्कल्पचर्स बनी हुई है, यानी कि मूर्तियाँ बनी हुई है शिव जी की। देख लीजिए, ये देखिए, है ना, ये देखिए भाई, बहुत अच्छा लगता है भाई, ये डिजाइनिंग काफ़ी बेहतर है। एंड महाभारत और रामायण के दोस्त कुछ ऐसे यहाँ पे प्रतीक पाई गई है, जिनके मतलब कह सकते हैं कि उनको भी इसमें प्लेस यानी कि स्थान दिया गया है। इस तरह के दोस्तों हम कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ देख लो आप, साउथ ईस्ट के अंदर, है ना। एंड अगर हम दोस्तों बात करें तो साउथ में या ईस्ट में या नॉर्थ में या वेस्ट में या कहीं भी देखो, पूरे इंडिया के अंदर इतिहास बहुत अच्छा रहा है ना। लेकिन दोस्तों ये जो साउथ ईस्ट का जो इतिहास है एंड जो साउथ के जो आर्किटेक्चर है, ये थोड़ा मतलब विशाल, ये डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुआ, जिसने जो अंधकार जो डार्क फेसेस को ख़त्म करके एक नए युग में, एक उजाले वाले, है ना, रोशनी वाले, पुनर्जागरण इसको कहते हैं, रेनेसां का जो टाइम पीरियड है, इसमें दोस्तों लेकर आया हमें। चलिए, ये हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है, ख़त्म हो गया ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, 2 पार्ट इस वीडियो की आई है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को जरूर देखना, नहीं ये पार्ट हमारा आज यहीं ख़त्म हो जाता है। ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर कोई आपको बीच में कोई डाउट निकल कर आ गया, कोई चीज़ समझ में नहीं आया, मुझसे आप वो भी कमेंट में पूछ सकते हो। समझ में आ चुका तो प्लीज़ लाइक करके मेरे उत्साह को बढ़ाना, मेरे मोटिवेशन को बढ़ाना, क्योंकि मैं पूरा मिडिल हिस्ट्री पूरा ख़त्म करवाने वाला हूँ। इस मिडिवल हिस्ट्री, इससे पहले मैंने मॉडर्न और एंशिएंट ख़त्म करवा दिया। नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाके देखना। नोट्स वगैरह हो गए एंड जो भी इंपॉर्टेंट और यूज़फुल जो लिंक्स होते हैं उन सब के लिंक मैं नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, जाके फटाफट देखो। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना प्यार यूँ बनाए रखना। चलिए दोस्तों, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, पुराने हो तो बेल आइकन ऑन करना, लाइक करके सभी दोस्तों पर शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।